सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी स्टेलर इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट पोएम। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर के साथ ही आपकी फर्स्ट पोएम है। पोएम का नाम है बेटा ऑल आर वेलकम। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम टुडे नाउ। सो यहाँ पे लिखा है रीड एंड एंजॉय, तो हम रीड भी करेंगे और साथ में एंजॉय भी करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ऑल आर वेलकम, कम एंड सी माई क्लासरूम फैमिली। पहले मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। या ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको मीनिंग के साथ समझाती हूँ, लास्ट में एक रीड कर दूंगी, सो डैट अगर कभी आपके मैम ने आपको रीड करने को बोला तो आपको पता होना चाहिए कि पोएम को रीड कैसे करते हैं। चैप्टर को रीड करने का तरीका अलग होता है। जब हम पोएम को रीड करते हैं तो हमें एक सिंगिंग फॉर्म में उसको रीड करना होता है, जैसे गाना गाते हैं, ठीक है, एक रिदम में। सो ऑल आर वेलकम, कम एंड सी माई क्लासरूम फैमिली। तो ये यहाँ पे बोल रही हैं पोएट हमसे, मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनको बोलते हैं पोएट, POET। ओके, ये बोल रही है कि आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है। जैसे अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो डोर मैट होती है, ठीक है, या फुट मैट, वहाँ पे वेलकम लिखा होता है। वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत है। तो ये बोल रहे हैं कि आप सभी का स्वागत है, आप आइए, कम और देखिए मेरी क्लासरूम फैमिली को। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप देखिए मेरी क्लासरूम फैमिली को, आप सभी का हार्दिक यहाँ पे स्वागत है। टुगेदर वी लर्न, लाफ एंड ग्रो, ऑलवेज शेयर व्हाट वी नो। ये बोल रहे हैं टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है, तो साथ में हम लोग लर्न, हम सीखते हैं। अब आप स्कूल जाते हो, आप मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो, आपके मैम आपको नई नई चीज़ें पढ़ाते हैं तो आप वहाँ पे लर्न करते हो। लर्न मतलब पढ़ना, कुछ सीखना, या यूँ कह लो कि मतलब लर्न करना, याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, टुगेदर वी लर्न, और हम हंसते खेलते हैं। आप देखो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह होते होंगे स्कूल में, तो उनके साथ खेलते हो ना तो खुश होते हो, तभी तो स्कूल जाते हो, राइट। तो टुगेदर वी लर्न, हम याद करते हैं, चीज़ें नई नई सीखते हैं, लाफ हंसते हैं, एंड ग्रो, ग्रो मतलब साथ में बड़े होते हैं, ठीक है। ऑलवेज शेयर वॉट वी नो, शेयर मतलब कि एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं जो हमें पता होता है। नो मतलब जो पता होता है, ओके। तो हम एक दूसरे को वो चीज़ें बताते हैं जो हमें पता होती हैं, ठीक है। नाउ लंच, रिसेस एंड ऑल थ्रू द डे वी लुक आउट फॉर ईच अदर इन एवरी वे। लंच, ये बोल रहे हैं कि जैसे आप स्कूल में लंच लेके जाते हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल लंच लेके नहीं जाता है, लंच लेके जाना चाहिए, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि लंच और रीसेस, आपके स्कूल में रीसेस होती होगी, राइट। रीसेस जो कि आपको पता है कि बीच में जहाँ पे आप लंच ब्रेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में या तो रीसेस बोलते होंगे या तो लंच ब्रेक बोलते होंगे या लंच पीरियड, कुछ भी बोलते होंगे, ठीक है। तो सबका मतलब सेम है। तो लंच, रिसेस एंड ऑल थ्रू द डे वी लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से। लुक आउट फॉर का मतलब है ध्यान रखना, ठीक है, एक दूसरे का, ईच अदर इन एवरी वे, हर एक तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ओके। नाउ वर्ड्स मैटर, सो वी ट्राई टू बी काइंड, नेवर लिविंग अ फ्रेंड बिहाइंड। ये बहुत सुंदर बात कही है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहे हैं मैटर का मतलब होता है मायने, ज़रूरी, ठीक है। वर्ड्स मतलब कि जो आप किसी को कहते हो ना बेटा, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को गलत चीज़ बोल देते हो, आप उसे बोलते हो तुम गंदे हो या तुम बुरे हो, तो उसे बहुत बुरा लग सकता है। तो ये यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आप किसी को क्या बोल रहे हो वो बहुत मायने रखता है, ये बहुत ज़रूरी है। सो वी ट्राई टू बी काइंड, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल काइंड बिहेव करें। काइंड आपको पता है ना, काइंड मतलब दयालु, जो अच्छा होता है, दिल का साफ इंसान होता है। जैसे कि आपके स्कूल में आप अच्छी तरह से सबसे बिहेव करोगे तो सब बोलेंगे कि यार वो तो बहुत काइंड है, ठीक है। सो कभी किसी के साथ बुरी तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, ओके। सो ये बोल रहे हैं वर्ड्स मैटर करते हैं, तो इसलिए हम काइंड रहने की कोशिश करते हैं। नेवर लिविंग अ फ्रेंड बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है ना तो बेटा ऊपर ऐसे लिख लो, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे पीछे, ठीक है। मैं सारे नहीं लिखूंगी पर आपको सारे लिखने अगर आपको नहीं पता है, ओके। सो नेवर लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, नेवर मतलब कभी भी नहीं, अ फ्रेंड बिहाइंड, हम मतलब कि सबके साथ बिल्कुल इक्वल इक्वल रहते हैं, किसी भी फ्रेंड को पीछे नहीं छोड़ते हैं। अब जैसे अगर आप क्या करोगे कि आप किसी एक ही फ्रेंड को पूछा करोगे, दूसरे को छोड़ दोगे, तो वो गलत बात हो जाएगी ना। दूसरा तो फिर ऐसे सोचेगा कि यार मुझे तो मुझसे तो बात ही नहीं करता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं, हम काइंड किसी एक के साथ ही नहीं सबके साथ रहते हैं, ओके। नाउ होप आपको दिख रहा होगा, ओके।
लविंग एंड काइंड, थॉटफुल टू, रिस्पेक्ट वन अनदर, इट्स व्हाट वी डू। ये बोल रहे हैं कि काइंड होने के साथ साथ हम प्यार के साथ भी रहते हैं, हम बिल्कुल लविंग और काइंड तरीके से रहते हैं। थॉटफुल टू, थॉटफुल मतलब जो दूसरे के बारे में सोचता है, ओके, और दूसरे के बारे में सोचते भी हैं। रिस्पेक्ट कि एक दूसरे की इज्जत करना, ठीक है, कभी किसी को बुरे तरीके से नहीं बोलना, आपसे बात करना, सबसे सबको आप बोल के बात करना, तो उससे बात ना करना, ठीक है। तो रिस्पेक्ट वन अनदर यानी कि फिर से ईच अदर की तरह इसका मतलब भी है एक दूसरे की, ठीक है। इट्स व्हाट वी डू, यही है जो हम करते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। ऑल आर वेलकम, कम एंड सी माई क्लासरूम फैमिली। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, आप आइए और देखिए मेरी क्लासरूम फैमिली को। और देखो ये सारे एकदम से हंसते खेलते यहाँ पे रह रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं रीड करूंगी पोयम, तो अगर आपको मैम बोलेंगे रिसाइट करो पोयम, तो रिसाइट का मतलब होता है रीड करना, तो आप अच्छे से रीड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। आप ऐसे रीड करेंगे, जहाँ पे सुनो बेटा, जहाँ पे कॉमा आता है ना, यहाँ देखेंगे सारे, जहाँ पे कॉमा कॉमा आता है वहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकना होता है, और जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, ठीक है, हल्की सी देर रुकना है, जैसे मैं करूँगी ना आपको बिल्कुल वैसे करना है बस, ठीक है। ऑल आर वेलकम, कम एंड सी माई क्लासरूम फैमिली, टुगेदर वी लर्न, laugh and grow, always share what we know. Lunch, recess, and all through the day, we look out for each other in every way. Words matter, so we try to be kind, never leaving a friend behind. Loving and kind, thoughtful too, respect one another, it's what we do. All are welcome, come and see my classroom family. तो आपने देखा होगा मैंने बीच बीच में पॉज भी लिया, मैं रुकी भी, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से रुकना है, ठीक है बेटा। सो ये आपकी यहाँ पे सारी की सारी पोयम हो गई, होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। देखो यहाँ पे आपके पास वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल वही मतलब है। रिसेस का आप देख सकते हैं, ब्रेक बिटवीन पीरियड्स ऑफ वर्क, यानी कि जो लंच ब्रेक होती है, जो मतलब ब्रेक होती है बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। पीरियड्स होते हैं ना, जैसे आपका इंग्लिश का पीरियड होगा, फिर यूजुअली क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं आपके पास, 3 या 5 होते होंगे, 4, ठीक है, जितने भी होते हैं, तो 3 सब्जेक्ट्स के बाद यूजुअली या 2 सब्जेक्ट्स के बाद आपके पास लंच ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो रिसेस बोलते हैं उसको। नाउ लुक आउट फॉर, टेक केयर ऑफ, एक दूसरे का ख्याल रखना। मैटर, बी ऑफ इम्पॉर्टेंस, जो इम्पॉर्टेंट होता है, मायने रखता है, ओके। नाउ दिस इज एक्सरसाइज रीड एंड अंडरस्टैंड का पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आप पोयम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप इनको आराम से अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स लिख दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, पर आपको खुद ट्राई करना है और खुद आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो देखो, द पोएट थिंक्स दैट द क्लास इज अ फैमिली। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लासरूम फैमिली तो बोला है, तो यहाँ पे फैमिली हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर फैमिली। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स आर टुगेदर ड्यूरिंग लंच, फिर डैश एंड ऑल थ्रू आउट द, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लंच, फिर रिसेस है एंड ऑल थ्रू द डे, तो आप वही फिल करेंगे। बस लाइन्स है पोएम की, आप लर्न करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगी, घबराना नहीं है। वर्ड्स मैटर शोज दैट वर्ड्स आर, मैटर का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट, खत्म, ठीक है। द पोएट डैश ऑल टू हिज क्लासरूम, पोएट क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम्स, यहाँ पे एस आ जाएगा, पता है ना आपको, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे एस आ जाएगा। ये हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे पर वेलकम्स होगा, वेलकम नहीं होगा, वर्ब हुआ वेलकम, वेलकम के साथ एस लग जाएगा, ओके बेटा। सो अब आपके पास और क्वेश्चंस हैं, लाइक आंसर दीज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब वीडियो क्लियर है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ओके अभी थोड़ी बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगी तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बी पार्ट, ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बी है, आंसर दीज क्वेश्चंस। देखो अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, आपको अब आपकी टीचर ने, मैम या सर ने लिखवाए होंगे आंसर्स, तो आप उनको ही लर्न करना, हो सकता है टेस्ट में मार्क्स कट हो जाए। अब आप उनको अच्छे से, अगर आपको पोएम समझ आ गई है ना, तो आप उनको आराम से लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं या आपने नहीं लिखे हैं, तो आप मेरे वाले आंसर्स कर सकते हो लर्न, वो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके टीचर मार्क्स काट लेंगे तो आप उनका ही लर्न करना, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन,
What are three things that students do together according to the poem? देखो बच्चों, इसका आंसर बहुत इजी है. मैंने बोला टुगेदर, यहाँ पे वर्ड आ गया ना, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपके पास कि ऐसी वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो बच्चे साथ में करते हैं टुगेदर. मैंने आपको बोला था. तो देखो टुगेदर कहाँ पे वर्ड था, टुगेदर वर्ड यहाँ पे है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैंने इसका आंसर लिखे हुए हैं, मैंने इसके आंसर वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स लर्न, लाफ एंड ग्रो टुगेदर. ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न, लाफ एंड ग्रो टुगेदर. तो यहाँ पे यही लिखा है, लर्न, लाफ एंड ग्रो. ठीक है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है. बुक्स निकाल के बैठना है पढ़ने, ऐसे नहीं बैठना है. ठीक है, डू द चिल्ड्रन लर्न टू शेयर. क्या बच्चे जो हैं वो मतलब कि शेयरिंग वगैरह करते हैं, चीज़ों को बांटते हैं आपस में. और ये पूछ रहा है फिर दूसरा क्वेश्चन, इसने तीन क्वेश्चन पूछे हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इज इट गुड टू शेयर, क्या अच्छी बात है शेयर करना, और है तो क्यों है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा येस चिल्ड्रन लर्न टू शेयर. हाँ, बच्चे शेयरिंग वगैरह करते हैं. इट इज़ गुड टू शेयर, और शेयर करना अच्छा होता है. यहाँ पे आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, मैंने एज लिख दिया. एज और बिकॉज एक ही बात है. ठीक है, हाँ मैंने लिखा है कि येस गुड है, अच्छी बात है शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. आपने सुना होगा, जब हम शेयर करते हैं चीज़ों को, इसका मतलब हम उसकी फिक्र करते हैं. ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में आप इसका मीनिंग बताइए. वी लुक आउट फॉर ईच अदर इन एवरी वे. मैंने आपको बताया था लुक आउट फॉर ईच अदर का मतलब है एक दूसरे की केयर करना. तो इसका वही मतलब आ जाएगा कि इट मीन्स या दिस मीन्स वी टेक केयर ऑफ ईच अदर इन एवरी वे. इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं हर एक तरीके से. यानी कि पढ़ने में भी, अगर किसी की तबीयत खराब है तो तब भी उसको पूछते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट एवरी वन इन द पोएट्स क्लास इज सो गुड टू अदर्स. हम कैसे बोल सकते हैं कि पोएट की क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं. फिर लिखा हुआ है लास्ट स्टेंजा. स्टेंजा का मतलब होता है पैराग्राफ. देखो यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बोलते हैं. जब आप पोयम पढ़ते हो ना, तो बेटा पोयम में आपको पता है ना पैराग्राफ क्या होता है. देखो मैं आपको एक ऐसे ही बता देती हूँ. मान लो आपके पास ये पिछला चैप्टर था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, लिटिल डैडी मेड अ फूडस्टूल. तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया ना, फिर यहाँ पे स्पेस है बीच में. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है. सेकंड पैराग्राफ यहाँ तक है, इतना लंबा. ठीक है, फिर यहाँ से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बोला क्योंकि ये तो क्या थी, स्टोरी थी. लेकिन बेटा जब मैं बात कर रही हूँ पोयम की, ठीक है, जब मैं आपके पास पोयम की बात कर रही हूँ तो पोयम में ऐसा नहीं होता है. पोयम में स्टेंजा होता है. अब यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे है ना स्पेस. तो यानी कि ये पूरा एक स्टेंजा, ये दूसरा स्टेंजा, तो यही लास्ट स्टेंजा है. तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेंजा से आंसर दो. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर दूंगी तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन इन पोएट्स क्लास इज सो गुड टू अदर्स या लिख दो टू ईच अदर बिकॉज. ठीक है, ये तो क्वेश्चन से है, बहुत इजी होता है लर्न करना. देखो यहाँ से सारा क्वेश्चन से है, फिर आपको बस बिकॉज लर्न करना है और ये चीज़ लर्न करनी है बस. दे आर टाइम बिकॉज दे आर काइंड, लविंग, थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत दयालु है, बहुत प्यार से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, और थॉटफुल हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एंड रिस्पेक्टफुल. ठीक है, और एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की. ठीक है, तो ये देखो यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, लविंग, काइंड, थॉटफुल. ठीक है, रिस्पेक्ट वन एंड अदर, तो मैंने इसको एक वर्ड में लिख दिया रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टफुल का मतलब है एक दूसरे की इज्जत करना, या जो किसी की बहुत रिस्पेक्ट करता है ना, लाइक रिस्पेक्ट करता है हर एक की, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल. ठीक है, ओके जी, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए. इसका आपको कोई काम नहीं है तो ये मैं आपको स्किप कर रही हूँ. ठीक है, ये जो आपका लास्ट है थिंक एंड आंसर. ठीक है बेटा, अब ये वर्ड वाइज है, हो सकता है ये आपको आ जाए तो आप इसे देख लो एक बार. ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, इसे भी स्किप कर दो, ये नहीं आएगा. ठीक है, तो आप ये वाला करो. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे तक आएगा. ठीक है, स्पेल वेल. देखो बेटा घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी. आपने रूल्स सीख लिए तो फट से आपको ये आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, हम बात करते हैं एक सिंगुलर फॉर्म की, एक हम बात करते हैं बेटा प्लूरल फॉर्म की. ठीक है, तो मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि देयर इज़ अ बॉय, वहाँ पे एक लड़का है, तो मैं लड़का बोल रही हूँ तो मतलब बॉय, BOY. ठीक है, तो वो एक ही लड़का है इसलिए मैंने बॉय बोला. अगर एक से ज़्यादा होते तो मैं क्या बोलती, वेरी गुड, तो मैं बॉयज़ बोलती एस लगा के, तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाती है जब एक से ज़्यादा बॉयज़ है. ठीक है, तो मैं लड़के बोलती हूँ, फिर लड़का नहीं बोलती. लिंग शब्द पढ़े होंगे ना अपने हिंदी में, बिल्कुल सेम वैसे होते हैं. ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, आप हर एक के साथ एस नहीं लगाओगे. देखो
बहुत इजी रूल है। पहले मैं आपको ये वाला सिखा देती हूँ जो बहुत इजी है, सबसे इजी वाला जो है पहले वो सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास कोई वर्ड है जिसमें लास्ट में आपके पास वाई लग रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास लास्ट में वाई लग रहा है, क्या लग रहा है, वाई। अच्छा वर्ड्स को छोड़ो, पहले आप चीज़ सीखो काउंटेबल क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्पेस नहीं है क्योंकि। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं आपको बताया होगा स्कूल में, नहीं बताया तो सीखिए बेटा। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है, शायद ये दिख नहीं रहा आपको, रुको मैं ब्लैक से लिखती हूँ। ओके आई होप अब दिख रहा होगा। COUNTABLENOUNS, ठीक है, अब दिख रहा है ना। ओके तो काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जो आप काउंट कर सकते हैं। देखो काउंट लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे अन लगा देती, अनकाउंटेबल यानी कि काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो काउंटेबल जो आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा अगर आपकी क्लास में कितने लड़के हैं आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कितनी लड़कियां हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आपके मैम रोज आपकी अटेंडेंस लेते हैं, वो काउंटिंग ही तो कर रहे होते हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो वो काउंटिंग करिए तभी लगाए पता, तो वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा शब्द है, ठीक है, मतलब कि कोई भी काउंटेबल नाउन है, तो उससे आपको पता चलता है, ठीक है, जैसे कि काउंटेबल नाउन है तो आपको कोई रूल्स हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रूल्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब वीडियो क्लियर है, जस्ट सेकेंड बच्चों। ओके अभी थोड़ी बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगी तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है बी पार्ट, ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बी है, आंसर दीज क्वेश्चंस। देखो अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, आपको आपकी टीचर ने, मैम या सर ने लिखवाए होंगे आंसर्स, तो आप उनको ही लर्न करना। हो सकता है टेस्ट में मार्क्स कट हो जाए, अब आप उनको अच्छे से, अगर आपको पोएम समझ आ गई है ना, तो आप उनको आराम से लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं या आपने नहीं लिखे हैं, तो आप मेरे वाले आंसर्स कर सकते हो लर्न, वो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके टीचर मार्क्स काट लेंगे तो आप उनका ही लर्न करना, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन, What are three things that students do together according to the poem? देखो बच्चों इसका आंसर बहुत इजी है। मैंने बोला टुगेदर, यहाँ पे वर्ड आ गया ना, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपके पास कि ऐसी वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो बच्चे साथ में करते हैं टुगेदर। मैंने आपको बोला था, तो देखो टुगेदर कहाँ पे वर्ड था, टुगेदर वर्ड यहाँ पे है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैंने इसका आंसर लिखे हुए हैं, मैंने इसके आंसर वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स लर्न, लाफ एंड ग्रो टुगेदर, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न, लाफ एंड ग्रो टुगेदर, तो यहाँ पे यही लिखा है, लर्न, लाफ एंड ग्रो, ठीक है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, बुक्स निकाल के बैठना है पढ़ने, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। डू द चिल्ड्रन लर्न टू शेयर, क्या बच्चे जो हैं वो मतलब कि शेयरिंग वगैरह करते हैं, चीज़ों को बांटते हैं आपस में। और ये पूछ रहा है फिर दूसरा क्वेश्चन, इसने तीन क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इज इट गुड टू शेयर, क्या अच्छी बात है शेयर करना, और है तो क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस चिल्ड्रन लर्न टू शेयर, हाँ बच्चे शेयरिंग वगैरह करते हैं। इट इज़ गुड टू शेयर, और शेयर करना अच्छा होता है। यहाँ पे आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, मैंने एज लिख दिया, एज और बिकॉज एक ही बात है, ठीक है। हाँ मैंने लिखा है कि येस गुड है, अच्छी बात है शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, आपने सुना होगा जब हम शेयर करते हैं चीज़ों को, इसका मतलब हम उसकी फिक्र करते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आप इसका मीनिंग बताइए। वी लुक आउट फॉर ईच अदर इन एवरी वे, मैंने आपको बताया था लुक आउट फॉर ईच अदर का मतलब है एक दूसरे की केयर करना, तो इसका वही मतलब आ जाएगा कि इट मीन्स या दिस मीन्स वी टेक केयर ऑफ ईच अदर इन एवरी वे, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं हर एक तरीके से, यानी कि पढ़ने में भी, अगर किसी की तबीयत खराब है तो तब भी उसको पूछते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट एवरीवन इन द पोएट्स क्लास इज सो गुड टू अदर्स, हम कैसे बोल सकते हैं कि पोएट की क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। फिर लिखा हुआ है लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब होता है पैराग्राफ। देखो यहाँ पे पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, जब आप पोएम पढ़ते हो ना तो बेटा पोएम में आपको पता है ना पैराग्राफ क्या होता है। देखो मैं आपको एक ऐसे ही बता देती हूँ, मान लो आपके पास ये पिछला चैप्टर था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, लिटिल डैडी मेड अ फूडस्टूल, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया ना, फिर यहाँ पे स्पेस है बीच में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ तक है, इतना लंबा, ठीक है। फिर यहाँ से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बोला क्योंकि ये तो क्या थी, स्टोरी थी। लेकिन बेटा जब मैं बात कर रही हूँ पोएम की, ठीक है,
जब मैं आपके पास पोएम की बात कर रही हूँ तो पोएम में ऐसा नहीं होता है, पोएम में स्टेंजा होता है। अब यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे है ना स्पेस, तो यानी कि ये पूरा एक स्टेंजा, ये दूसरा स्टेंजा, तो यही लास्ट स्टेंजा है। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेंजा से आंसर दो। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आंसर दूंगी तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन इन पोएट्स क्लास इज सो गुड टू अदर्स या लिख दो टू ईच अदर बिकॉज। ठीक है, ये तो क्वेश्चन से है, बहुत इजी होता है लर्न करना। देखो यहाँ से सारा क्वेश्चन से है, फिर आपको बस बिकॉज लर्न करना है और ये चीज़ लर्न करनी है बस। दे आर टाइम बिकॉज दे आर काइंड, लविंग, थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत दयालु हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, और थॉटफुल हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है, और एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ये देखो यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, लविंग, काइंड, थॉटफुल, ठीक है, रिस्पेक्ट वन एंड अदर, तो मैंने इसको एक वर्ड में लिख दिया रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब है एक दूसरे की इज्जत करना, या जो किसी की बहुत रिस्पेक्ट करता है ना, लाइक रिस्पेक्ट करता है हर एक की, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। ठीक है, ओके जी, तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए, इसका आपको कोई काम नहीं है तो ये मैं आपको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, ये जो आपका लास्ट है थिंक एंड आंसर। ठीक है बेटा, अब ये वर्ड वाइज है, हो सकता है ये आपको आ जाए तो आप इसे देख लो एक बार। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं आएगा, इसे भी स्किप कर दो, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये वाला करो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे तक आएगा। ठीक है, स्पेल वेल। देखो बेटा, घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, आपने रूल्स सीख लिए तो फट से आपको ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, हम बात करते हैं एक सिंगुलर फॉर्म की, एक हम बात करते हैं बेटा प्लूरल फॉर्म की। ठीक है, तो मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि देयर इज़ अ बॉय, वहाँ पे एक लड़का है, तो मैं लड़का बोल रही हूँ तो मतलब बॉय, BOY। ठीक है, तो वो एक ही लड़का है इसलिए मैंने बॉय बोला। अगर एक से ज़्यादा होते तो मैं क्या बोलती, वेरी गुड, तो मैं बॉयज़ बोलती एस लगा के, तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाती है जब एक से ज़्यादा बॉयज़ है। ठीक है, तो मैं लड़के बोलती हूँ, फिर लड़का नहीं बोलती। लिंग शब्द पढ़े होंगे ना अपने हिंदी में, बिल्कुल सेम वैसे होते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आप हर एक के साथ एस नहीं लगाओगे। देखो बहुत इजी रूल है, पहले मैं आपको ये वाला सिखा देती हूँ जो बहुत इजी है, सबसे इजी वाला जो है पहले वो सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास कोई वर्ड है जिसमें लास्ट में आपके पास वाई लग रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास लास्ट में वाई लग रहा है, क्या लग रहा है, वाई। अच्छा वर्ड्स को छोड़ो, पहले आप चीज़ सीखो काउंटेबल क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, स्पेस नहीं है क्योंकि। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं आपको बताया होगा स्कूल में, नहीं बताया तो सीखिए बेटा। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है, शायद ये दिख नहीं रहा आपको, रुको मैं ब्लैक से लिखती हूँ। ओके, आई होप अब दिख रहा होगा। COUNTABELENOUNS। ठीक है, अब दिख रहा है ना, ओके। तो काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जो आप काउंट कर सकते हैं। देखो काउंट लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे अन लगा देती, अनकाउंटेबल यानी कि काउंट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो काउंटेबल जो आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी क्लास में कितने लड़के हैं आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कितनी लड़कियां हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आपके मैम रोज आपकी अटेंडेंस लेते हैं, वो काउंटिंग ही तो कर रहे होते हैं, काउंटिंग ही तो कर रहे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो वो काउंटिंग करिए तभी लगाए पता, तो वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी ऐसा शब्द है, ठीक है, मतलब कि कोई भी काउंटेबल नाउन है, तो उससे आपको पता चलता है। ठीक है, जैसे कि काउंटेबल नाउन है तो आपको कोई रूल्स हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रूल्स है, तो रूल देखेंगे क्या है। अब मान लो मेरे पास बुक लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है। अच्छा, मैं बुक को काउंट कर सकती हूँ, मेरे पास कितनी किताबें हैं, आपके बैग में अभी कितनी किताबें हैं, आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये काउंटेबल नाउन है। तो अगर काउंटेबल नाउन है, अच्छा हाँ सुनो, अब ध्यान से सुनना, सॉरी, काउंटेबल नाउन है तो आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो प्लूरल फॉर्म में। अगर आपके पास बेटा काउंटेबल नाउन है ना, तो आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो काउंटेबल प्लूरल फॉर्म लिखते हुए। ठीक है, कौन कौन सी, एक आप यूज़ कर सकते हो IES, एक आप यूज़ कर सकते हो S, और एक आप यूज़ कर सकते हो ES। अब कब कहाँ क्या यूज़ करना है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मेरे पास काउंटेबल नाउन है, यानी कि जो चीज़ मैं काउंट कर सकती हूँ, तो तब मैं ये 3 चीज़ें यूज़ करूँगी। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास मैंने लिखा बुक, तो बुक को मैं काउंट कर सकती हूँ, यानी कि मेरे को इन तीनों में से कोई आंसर लगाना है। अब कौन सा लगाना है वो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे क्योंकि के लिखा हुआ है ना, मतलब के का कोई वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे S लगा दूंगी, बुक का क्या हो जाता है, बुक्स हो जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आएगा तो ध्यान से सुनेंगे, सब समझ आएगा। मान लो मेरे पास डोर लिखा हुआ है,
DOOR। दरवाजे आपके घर में कितने हैं काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? डोर्स। ठीक है। अब मान लो मेरे पास लिखा हुआ है पार्टी। क्या लिखा हुआ है? पार्टी। ध्यान से देखेंगे, जब आपके पास काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। अब पार्टी तो आप गिन सकते हैं ना, आप कितनी पार्टीज में गए आज तक, आपको पता होगा। पार्टी तो गिन सकते हैं ना कि एक पार्टी है, दो पार्टी है। हमारे पास बीजेपी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। हमारे पास कांग्रेस है, तो हम गिन सकते हैं ना, हाँ इतनी पार्टीज है हमारे पास, आम आदमी पार्टी वगैरह एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पार्टी में क्योंकि वाई लास्ट में आता है, जिसमें लास्ट में वाई आता है ना बेटा, उसके साथ हमेशा IES लगता है। ये आपको याद रखना है, हमेशा क्या लगता है? IES। तो यहाँ पे मैं पार्टीज ऐसे नहीं लिख दूंगी। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो बेटा आपको 0 अंडा मिलेगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इट इज रॉन्ग, गलत है ये। आपके यहाँ पे ऐसे होता है, इसका IES लगता है, तो ये प्लूरल फॉर्म बनती है। समझ आ गई मेरी इतनी सी बात? तो इसे ध्यान रखेंगे। और अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ES कब लगेगा? तो ES का भी फंडा बहुत सिंपल है, जब आपके पास लास्ट में डबल S लग जाता है, ठीक है। जब आपके पास लास्ट में डबल S लग जाता है, जैसे कि ड्रेस मैंने लिखा है, यहाँ पे ड्रेस लिखा है, डबल S लास्ट में लगा है, तो यहाँ पे ES लगेगा। ड्रेस का ड्रेस नहीं होगा। आप बताओ, अगर आप ड्रेस लिख दोगे, आप मान लो एक और S लगा रहे हो, ये कोई सेंस बनी? ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गई। तो इसलिए यहाँ पे ES लगाया, E भी लगा दिया, और ये बन गया ड्रेसेस। क्या बन गया? ड्रेसेस। उसके बाद यहाँ पे देखो डोर भी दिया हुआ है, तो इसका डोर्स हो जाएगा, हमें पता है। पार्टी है तो यहाँ पे पार्टीज हो जाएगा। ओके बेटा, अब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट रूल आपका यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, देखो कि हमारे पास VES कब लगता है। बेटा VES तब लगता है जब लास्ट में F लग रहा है, ठीक है, या FE लग रहा है। तो लास्ट में अगर F लग रहा है या FE लग रहा है तो आप लगाएंगे E, तो आप लगाएंगे VES। क्या लगाएंगे बेटा? VES, ये, ठीक है। अब मैंने लीफ लिखा ना, तो LEAF, F है ना लास्ट में, तो यहाँ पे मैंने बना दिया VES, लीव्स, ठीक है। अगर लाइफ लिखा है तो यहाँ पे FE लग रहा है लास्ट में, तो लाइव्स। अच्छा बताओ वाइफ का क्या होगा फिर? तो आप बोलोगे कि लास्ट में FE है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड, VES लग जाएगा, तो VES, वाइव्स, ठीक है। लाइफ का लाइव्स, लीव का लीव्स, यहाँ पे F है तो VES, FE है तो भी VES। इतना आपको पता लग गया बच्चों। अभी हम और एग्जाम्पल्स करेंगे जो आपकी बुक में, डरना नहीं, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ये आपके 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल है कि मान लो अगर आपके पास, देखो आपने F वाला तो पढ़ लिया कि अगर आपके पास लास्ट में F या FE है तो क्या करोगे। मान लो आपके पास F है, ठीक है, F है और आपके पास FFE है या डबल F है। देखना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? F है, FFE है या डबल F है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है, हमें कैसे पता चलेगा कब VES लगेगा और कब S लगेगा? तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि लीफ में लीव्स हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे रूफ लिखा हुआ है, आप सोचोगे यहाँ पे रूफ है, लास्ट में F है, तो चलो जी इसका मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी में रूफ्स। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, इसका तो रूफ्स ही होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि S लगता है लास्ट में। हाँ, लेकिन आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि हाँ F है लास्ट में, तो मैं इसका कर देता हूँ, ऐसे कर दोगे बेटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत गलत है, इसको ऐसे नहीं होगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर रूफ है तो अगर उसमें लास्ट में F लग रहा है तो S लगेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे लीफ है और वहाँ पे अगर F लगा है तो यहाँ पे VES लगेगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लर्न करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो अगर आपके पास F है, डबल FE है या डबल F है, तो आप क्या करते हैं? तो आप बस S लगाते हैं। जैसे कि रूफ में मैंने आपको बता दिया, रूफ्स हो जाएगा। जिराफ में लास्ट में FFE है तो जिराफ्स हो गया। क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है कोई ऊंचाई, ठीक है, तो क्लिफ में डबल F है तो यहाँ पे भी क्या लग गया? S लग गया, ठीक है, क्लिफ्स बन गया। अब आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है करने को, ये मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ड्रेस, डबल S लग रहा है तो इसमें क्या लग जाएगा? ES, ठीक है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे करवाया हुआ है, तो ड्रेस का ड्रेसेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे चीफ जरूर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे चीफ्स होता है, इसका आप VES मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। तो चीफ का क्या होता है? चीफ्स होता है। शेल्फ, शेल्व्स, शेल्फ का क्या होता है? शेल्व्स होता है। यहाँ पे F लगा है तो VES यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा VES, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा VES। ये बिल्कुल रूफ वाली की तरह है कि रूफ में भी S लगा था, VES नहीं लगा था। फैमिली, फैमिलीज, क्यों लगा IES? क्योंकि यहाँ पे Y है, ठीक है। पोनी में भी Y है तो पोनीज, IES लग गया।
वॉल का वॉल्स हो जाएगा, सिर्फ ऐसे लगेगा। थीफ का क्या होगा जी, बताओ ध्यान से, VES लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे F है। रूल का रूल्स हो जाएगा सिंपल। वाइफ का FE है तो VES लग जाएगा, वाइव्स हो जाएगा। नाइफ में भी FE है तो क्या हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक है, आप एक बार नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है नोट तो ठीक है। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एप्रिशिएटिंग द पोएम। देखो इसमें लिखा है राइट, एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, जैसे आपके मैम आपकी तारीफ करेंगे अगर आप अच्छे से फुल मार्क्स लोगे, ठीक है, या करते होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ए पार्ट है, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम। देखो बहुत इजी है ये, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पोएम में से 3 वर्ड्स बताओ जो राइम करते हैं। राइम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल देती हूँ ग्रो और नो, देखो ग्रो नो, ग्रो नो मिलता जुलता वर्ड है ना। जैसे कि मैं बोल देती हूँ ओशु और डोशु, ठीक है, मान लो मैं बोल देती हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, मैं बोलती हूँ डोसा मोसा, ठीक है, डोसा मोसा। आप मोसा आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना दिया मैंने वर्ड, ठीक है। तो डोसा मोसा मिलता जुलता है ना, ठीक है। और वैसे ही आप बहुत से बनाते होंगे, टबलू बबलू, ठीक है, बबलू टबलू। अरे वो छोटा भीम में आता नहीं है, क्या आते हैं वो, ढोलू बोलू होते हैं, हाँ तो ढोलू बोलू, उनके नाम भी क्या है, राइमिंग है, ठीक है, राइम करते हैं, जो मिलते जुलते हैं, समझ गए ना आप, राइमिंग किनको बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पोएम में से बताओ, तो मैंने आपके लिए लिख दी है, आप देख सकते हैं। डे वे, ये आपके पोएम में दिया हुआ था और ये भी राइम करें, डे वे, ठीक है, DAY WAY, ठीक है। बिहाइंड काइंड, अच्छा बेटा सुनो, स्पेलिंग लर्न कर लेना, ठीक है, आंसर्स आपको कोई फायदा नहीं अगर स्पेलिंग्स लर्न नहीं होंगी, सारे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। बिहाइंड काइंड, तो BEHIND काइंड। वी मतलब हम, यहाँ पे एक ही बार होगा, ठीक है, वी, फिर यहाँ पे SEE मतलब देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ और आपके पास वर्ड्स है, इनको भी आप देख लीजिए, अगर आपको ये नहीं दिखे तो देख ले, यहाँ पे डे वे बिहाइंड काइंड VC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि आप बताओ कुछ भी वर्ड्स जो राइम करें, ये मैंने खुद से लिखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, वरना जो आपके मैम ने लिखवाया है उनको लिखना, ठीक है। तो वर्ड, अब वर्ड किसके साथ राइम कर सकता है, कर्ड या हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जब आपके पास बहुत सी भेड़ जो होती है, शीप, ठीक है, SHEEP वाली, जब उनका झुंड आता है, ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं हर्ड, ठीक है, HERD। और कर्ड यानी कि दही, CURD कर्ड, ठीक है। रीड, रीड का क्या बन सकता है, नीड बन सकता है जरूरत, और लीड बन सकता है, जैसे कि लीडर होता है ना, तो वो लीड करता है, टीम को संभालता है, ठीक है। लीड LEAD, ठीक है, NEED। सी का क्या बन सकता है, की बन सकता है, चाबी की, KEY वाली, और टी भी बन सकता है, चाय, ठीक है, पीते होंगे आप सब, TEA। ट्राई का क्या बन सकता है, क्राई या फ्राई बन सकता है, F, ठीक है। फ्राई आपको पता है क्या होता है, आपके मम्मा करते होंगे फ्राई काफ़ी चीज़ें, ठीक है, पकौड़े भी फ्राई करके बनाते हैं, तो वैसे करके। और FRY वाला फ्राई, ठीक है। और यहाँ पे क्राई रोना, ठीक है। ओल्ड का गोल्ड बन सकता है, सोना, और क्या बन सकता है, कोल्ड बन सकता है, जुकाम, ठीक है, या ठंडा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम बेटा, ये आपकी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। बाय, थैंक यू।